यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। अरे भाई साहब, मदान, क्रेश, विकास, शुभम, हर्ष, मानस। अरे मानस ग्रोवर तो मेरा फेवरेट बच्चा था। लोवेश, कैसे हो? ऋतुराज, ऋतुराज भी मेरा फेवरेट है। हर्षित, अनुज, मुंडल, ओ भाई साहब, जतिन सिंगला, सब मेरे फेवरेट है ये सब। तनु, तनु, हर्ष, आन्या, श्वेता, हर्षिता, अर्शिता, राधे राधे, भूमिका, सत्यम, दीपांशु, भाई साहब, ऋतुराज, यश सिंगला, फातिमा मर्चेंट, फाइनेंशियल विद केपी, रिया कालरा, शिवानी। अरे भाई साहब, सब लोग आ गए। मेरे को तो लगा तुम लोग आओगे ही नहीं। सुबह उठ उठ के 7 बजे बोलेंगे क्यों आए सर, अपन बाद में देख लेंगे ना। बट तुम लोग आ गए ना, इस बात पे मैं क्या बताऊं, 21 तोपों की सलामी देता हूं कि तुम लोग आ गए उसके लिए। तो चलिए, हमने जो कल पढ़ा था एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ना चालू कर देंगे। तो देखो, ये टीडीएस टीसीएस टॉपिक है, ये 4 to 8 मार्क्स है, वो एग्जाम में कवर करता है। लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तुम्हारे सीनियर को पूछोगे तो। बट भाई साहब देखो, अपने को तो पढ़ेंगे और अपन इसको इजी बनाएंगे। अपन इसको इजी बनाएंगे। दैट जो है वो अपना एकदम खास वाला। साइली भी आई है वो, भाई साहब। साइली ऑफलाइन कल मैं आ जाऊंगा ऑफलाइन, ठीक है। कल का लेक्चर ऑफलाइन लूंगा, ठीक है। हाँ, आज ऑनलाइन, कल का लेक्चर ऑफलाइन लेंगे, मजा करेंगे। पुणे आऊंगा, पार्टी करेंगे कल अपन, ठीक है। अपन चलेंगे पाव भाजी खाने कल, जितने भी पुणे वाले बच्चे हैं वो कल अपन पार्टी करेंगे। मैं कल पुणे आ जाऊंगा, ठीक है। तो कल और परसों का लेक्चर आज है ना, आज लेकिन मैं शाम को भी लेक्चर लूंगा। आज अभी लूंगा, शाम को लूंगा, कल सुबह लूंगा और संडे को लास्ट लेक्चर। डन। चलिए, अब एक काम करते हैं, जो टीडीएस टीसीएस पे पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं। देखो, टीडीएस टीसीएस में क्या है, सबसे पहले टीडीएस चालू किया। टीडीएस में क्या होता है, 2 पार्टियां रहती है, एक जो है पेयर है, एक है पेई। काटता कौन है? पेयर काटता है पेई का। अब एक बात समझना, काटना कब है टीडीएस? तो टीडीएस कब काटना है? या तो जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो या उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, मींस अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो, विच एवर इज अर्लियर वाला, दोनों में से जो पहले इवेंट रहेगा तब आपको टीडीएस काटना है। लेकिन गाइस, इसमें एक चीज समझना, ये कुछ 7 पेमेंट ऐसे है जिसमें सिर्फ पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है। मींस क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे टीडीएस नहीं काटना, जब आप पेमेंट करोगे तो ही टीडीएस काटना है। एक तो सैलरी का, एक ईपीएफ का, एक विनिंग का, एक डिविडेंड का, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, मैच्योरिटी का, एक अगर मान लो कंपलसरी एक्विजिशन पे कंपनसेशन मिल गया उसका, एक अगर बैंक से कैश विड्रॉ कर दिया 1 करोड़ से ज्यादा तो इसका। तो इनका टीडीएस है वो सिर्फ आपको पेमेंट के टाइम पे काटना है, क्रेडिटिंग द पार्टी के टाइम पे नहीं काटना। अब एक चीज समझना, ये क्या होता है, जो पेयर होता है ना, वो पेई से अपना पैन कार्ड लेता है। मींस पेई को अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ेगा। अगर उसने नहीं दिया तो उसका टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? जो भी टीडीएस का रेट है, या 20% विचएवर इज हायर। लेकिन 194 क्यू सेक्शन है, उसमें 20% की जगह 5% आएगा। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कि सर, टीडीएस की रेट जो होती है 5%, 2%, 10%, 30%, ये जितनी भी रेट है, क्या ये फ्लैट रेट होती है या इसमें सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह जोड़ना पड़ेगा? राइट आंसर इज, ये आपका जो है वो आपका फ्लैट रेट होता है। लेकिन 2 जगह आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज है वो कंसिडर करना पड़ेगा। एक तो जब आप किसी को सैलरी का टीडीएस काट रहे हो, तो सैलरी में क्या होता है, उसकी सैलरी पे टैक्स निकालते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाय 12 करके हर महीने उतना उतना टीडीएस काट लेंगे। और दूसरा, अगर आप नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो तो आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक एक सेक्शन। सबसे पहली सेक्शन थी टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी के केस में टीडीएस काटेगा कौन? पेयर कौन होगा? एम्प्लॉयर। पेई कौन होगा? एम्प्लॉय। टीडीएस है वो स्लैब रेट से काटना है। अगर एम्प्लॉय ने उसके अदर इनकम की डिटेल दी तो क्या कंसिडर करेंगे? आंसर इज यस। लॉसेस का डिटेल दिया तो कंसिडर नहीं करेंगे, एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डिडक्शन का डिटेल दिया तो कंसिडर करेंगे, आंसर इज यस करेंगे। अब अगर कोई एम्प्लॉय 1 से 2 जगह, मतलब 1 से ज्यादा जगह जॉब करता है, तो उसमें क्या है, उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो एक एम्प्लॉयर से मिलने वाला सैलरी और टीडीएस का डिटेल दूसरे को दे सकता है, तो दूसरा उसको कंसिडर करने के बाद टीडीएस से वो काटेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज रिलेटेड टू द, ये वाला जो है ये हो गया था सब करके, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक ये वाला फंडा पढ़ाया था कि बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयर जो होता है ना, वो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स खुद के जेब से भरता है।
तो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स उसने खुद की जेब से भरा, तो उतना जो है ना वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है, उसको एम्प्लॉय को इस पे टैक्स नहीं लगेगा और एम्प्लॉयर को ये खर्चा अलाउ नहीं होगा इन द P&L डेबिट साइड। ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 था करके, ठीक है। उसके बाद हमने 193 पढ़ा था, 192A पढ़ा था पहले, दैट इज ईपीएफ पे टीडीएस। ईपीएफ में क्या होता है, पेयर एनी पर्सन पे इज एम्प्लॉय, रेट रहेगा 10% की रेट से, और अगर 50,000 से कम का पेमेंट है तो टीडीएस नहीं काटना, 50,000 या उससे ज्यादा का पेमेंट है तो ही टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद 193 पढ़ा, दैट इज टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, उस सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलता है तो इस पे टीडीएस इस सेक्शन में जाएगा। पेयर है एनी पर्सन, पेई है वो रेजिडेंट पर्सन, रेट रहेगा 10% से। अब एक और चीज समझना, यहां पे कुछ केसेस में टीडीएस नहीं कटता। कहां टीडीएस नहीं कटेगा, अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसने इंडिविजुअल एचयूएफ को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया और वो इंटरेस्ट अप टू 5,000 है, अकाउंट पे ही चेक से दिया तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इंटरेस्ट है वो एलआईसी जीआईसी किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। जो 54 ईसी में आपने पीएफसीएल और आईआरसीएल के बॉन्ड देखे थे उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। एंड गाइस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। अगर मान लो आरबीआई का ये 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2013 वाला है, या सॉरी 2003 वाला है, नॉट 13। उसके बाद 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 वाला है, या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड 2020 वाला है, और इनका इंटरेस्ट अगर 10,000 से ज्यादा है पर एनम का तो इस पे टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको एक और सेक्शन पढ़ाई थी 194 करके। 194 में क्या था कि डिविडेंड पे टीडीएस, पेयर कौन होगा, डोमेस्टिक कंपनी, पेई कौन है, रेजिडेंट पर्सन। डिविडेंड पे टीडीएस की रेट है वो आपकी 10% है। डिविडेंड पे टीडीएस की रेट है वो आपकी 10%, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को डिविडेंड दे रहे हैं और वो डिविडेंड अप टू 5,000 ही है, और अगर मान लो कैश में नहीं दे रहे तो उस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन पढ़ी थी 194A करके, और 194A अपन चल रही थी, आधा ही पढ़ा था 194A को। 194A में अपन ने क्या पढ़ा था कि सर इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का छोड़ के बाकी वाला जो इंटरेस्ट है उस पे टीडीएस 194A में कटेगा। पेयर कौन होगा, एनी पर्सन, लेकिन इसमें देखो बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। बीबी सर की वाइफ है, मेरी वाइफ क्या करती है, पूरे दिन मान लो सोती रहती है करके, ठीक है, कुछ काम वाम नहीं करती, कोई जॉब वॉब नहीं करती, कोई बिजनेस नहीं करती, सोती रहती है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ जो है उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को भी टीडीएस काटना पड़ेगा। एक बात बताऊं, ये ऐसा वाला फंडा है ना, ये 6 सेक्शन में आएगा, जिसको ऐसे याद रखना है, हाईजैकर, HIJACR। बीबी सर की वाइफ है ना वो हाईजैकर है, उसको टीडीएस नहीं काटना इन सेक्शन में। तो बीबी सर की वाइफ है वो हाईजैकर है, हाईजैकर वाली सेक्शन में मेरी वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। बट अगर मान लो मेरी वाइफ बिजनेस करती है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो मेरी वाइफ को टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे कौन होगा, रेजिडेंट पर्सन, यहां पे टीडीएस का रेट है वो 10% है। लेकिन गाइस कुछ केसेस में आपको टीडीएस कब काटना है, तो देखो सबसे पहली चीज, अगर आपने किसी को इंटरेस्ट दिया और वो 5,000 तक ही है, अप टू 5,000 ही है, तो टीडीएस नहीं काटना। अप टू 5,000 तक का इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं काटना। दूसरा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं काटना, कितना भी हो, सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट कितना भी हो, टीडीएस नहीं काटना। उसके बाद तीसरा, बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस है, वो किसी को इंटरेस्ट देते हैं, तो बेटा वो इंटरेस्ट अगर अप टू 40,000 है तो टीडीएस नहीं काटना। 40,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 50,000 है, मींस 50,000 तक इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं काटना, 50,000 से ऊपर है तो टीडीएस काटना है। लेकिन गाइस ये जो लिमिट है ये बैंक वाइज देखी जाएगी या ब्रांच वाइज देखी जाएगी? राइट आंसर इज बैंक वाइज देखी जाएगी। यहां पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक है, उनकी अलग अलग ब्रांचेस से आपको 25,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था, टोटल 75,000 आईसीआईसीआई बैंक ने दिया, तो बैंक वाइज ये लिमिट देखी जाएगी, और 40,000 से ज्यादा है तो यहां पे टीडीएस कटेगा। लेकिन अलग अलग बैंक मुझे अगर 25,000 का इंटरेस्ट दे रही है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक बात बताऊं पवन भाई, यहां पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के आपके लास्ट पॉइंट में डाउट आया कि सर एक बात बताइए, ये 28,000 का इंटरेस्ट कैसे आया? बताओ बताओ किस किस को ये डाउट आया, मुझे बताइए। आपको ये डाउट आया या नहीं आया? अरुण भाई ये डाउट आया या नहीं आया कि ये 28,000 का इंटरेस्ट कैसे आया? ये कितने लोगों को डाउट आया बताओ, ये कितने लोगों को डाउट आया? 3 पॉइंट थे, और 3 पॉइंट में से मेरे को ये लगता है कि भाई साहब एक डाउट आया होगा ये तीसरे वाले पॉइंट में। चलो मैं तीनों पॉइंट एक बार बता देता हूं कौन कौन से थे इंटरेस्ट वाले में। तो देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, आपको 194A में बताना है टीडीएस आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहला, ऑन 1 अक्टूबर 2024 हरीश मेड 6 मंथ का एफडी बनाया,
10% की इंटरेस्ट 10 लाख का है और 9% का इंटरेस्ट रेट है विद एबीसी कोऑपरेटिव बैंक। द फिक्स डिपॉजिट मैच्योर ऑन 31 मार्च 2024। तो भैया सीधी सी बात है, 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो कितना आएगा। तो मैं बताऊं 10 लाख की एफडी है, 9% का इंटरेस्ट रेट है, डिवाइड बाय आपका 6 मंथ, तो 45,000 हुआ। तो 45,000 है तो इंटरेस्ट आपका 40,000 से ज्यादा है, तो 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आ जाएगा। 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 45,000 है तो 45,000 पे 10% की रेट से टीडीएस आएगा 4,500। उसके बाद दूसरा, ऑन 1 जून 2024 गणेश मेड 3 9 मंथ का फिक्स डिपॉजिट 3 लाख ईच कैरिंग इंटरेस्ट 9% विद द द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच ऑफ द XYZ बैंक। एक ही बैंक की 3 अलग अलग ब्रांच में आपने 3-3 लाख की एफडी बना दी, टोटल 9 लाख की एफडी है बाबू। और आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योर हो रहा है 28 फेब 2025 को। तो देखो जून में बनाया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन और फेब 9 महीने का हो गया। तो 9 महीने का एफडी है और 3 ब्रांच में है, तो क्या फर्क पड़ता है अपने को, तो 9 लाख लेंगे। तो 9 लाख का अगर आप देखोगे 9% की रेट से 81,000 आया, तो 81,000 है वो आपका आएगा मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, इट्स कम्स टू द 60,750 आ गया। और ये देखिए 40,000 से ज्यादा है तो यहां पे भी टीडीएस आएगा। आंसर इज यस। सबका डाउट ये वाले क्वेश्चन में आया कि सर 1 अक्टूबर 2024 को राजेश स्टार्टेड अ 6 मंथ रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ द 2 लाख पर मंथ at the rate 8% per annum with the PQR bank. The recurring deposit mature on 31st March 2025. ये गाइस पहली चीज तो मैं बताऊं, यहां पे रिकरिंग डिपॉजिट है। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि हर महीने उतना उतना डिपॉजिट होगा। रिकरिंग आपको पता है ना, आपने आरडी पढ़ा होगा। रिकरिंग डिपॉजिट मींस हर महीने जो है वो 2-2 लाख रुपया जमा होगा। और ये 1 अक्टूबर को चालू किया। तो मुझे एक बात बताओ, पहला वाला जो 2 लाख जाएगा उस 2 लाख पे आपका इंटरेस्ट का रेट 8% रहेगा। और मैं बताऊं पहले वाले 2 लाख पे आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च करके, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले 2 लाख पे बाबू अगले महीने जाएगा 8% की रेट से और 5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे वाले 2 लाख पे बाबू आपका जो है वो 8% की रेट से 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। चौथे वाले 2 लाख पे आपका ऐसे ही कैलकुलेट करोगे 8% की रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। और ऐसा करते करते आपके जो है वो मार्च तक आपको कैलकुलेट करना है। और जो भी इंटरेस्ट आएगा उसकी अगर आप टोटल लगाएंगे तो वो आपका 28,000 आ जाएगा। जिसकी आप टोटल लगाएंगे तो भाई साहब उसका 28,000 आ जाएगा। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका हो गया होगा। हाँ सर, ये रिकरिंग वाला हमने तो पॉइंट ही नहीं देखा सर। तो रिकरिंग वाला पॉइंट नहीं देखा। 28,000 का इंटरेस्ट है जो कि 40,000 से ज्यादा नहीं है, तो बेटा यहां पे टीडीएस आपका नहीं आएगा। सीबीएस का मतलब क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। आज मैं बताऊंगा आपको सीबीएस। यहां सीबीएस लिखा हुआ। सीबीएस का मतलब होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। एक बात बताओ, आपने अगर मान लो एसबीआई के राजस्थान के अकाउंट में पैसा डाला तो मुंबई के अकाउंट से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या दिक्कत है? बिकॉज दे फॉलो द कोर बैंकिंग ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला किया था तो फटाफट आप तो कर लोगे। तो फिर एकदम आपको एकदम सिंपल से फॉर्मूला आता होगा, फॉर्मूला से आपने ये सॉल्व कर दिया होगा। चलो, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। अब एक बात समझना, आज है ना, आज आप चुपचाप जैसा जैसा मैं बोलते जाता हूं वैसे वैसे आप सुनते जाना। गाइस, मैं अब आपको बताने वाला हूं सेक्शन 194A अभी भी चल रही है। 194A ये बोलती है कि सर टीडीएस जो है वो टीडीएस इंटरेस्ट पे कब कब नहीं आएगा। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि 194A में नो टीडीएस, कब कब टीडीएस नहीं आएगा। तो एक चीज समझना, मैंने आपको इसमें से कुछ पॉइंट सिखा लिए हैं, कुछ पॉइंट है वो अभी सिखाता हूं आज। और अभी फटाफट इस सेक्शन को अपन कंप्लीट करेंगे। आपका ध्यान इधर होना चाहिए सबसे पहला गाइस, और सुनते जाना, समझते जाना, आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अप टू 5,000 तक है पर एनम, तो टीडीएस नहीं आएगा। दैट वी ऑलरेडी कवर्ड। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई भी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या फिर पोस्ट ऑफिस है, और वो आपको इंटरेस्ट देता है
और वो अप टू 40,000 तक है तो आपका टीडीएस नहीं आएगा। अप टू 40,000 है, टीडीएस नहीं आएगा। सीनियर सिटीजन के केस में लिमिट 50,000 है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने आपको यह बताया कि अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है तो उस पे टीडीएस नहीं आएगा। सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं आएगा करके। ठीक है, अब ये एक चीज ध्यान रखना बाबू, इस सेक्शन में अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, वो पार्टनरशिप फर्म एलएलपी अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है ना, तो उस पे नो टीडीएस, उस पे टीडीएस नहीं आएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तो उस पे टीडीएस नहीं आता। इस सेक्शन में क्लियरली मना किया हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तो उस पे टीडीएस नहीं आएगा। उसके बाद गाइस पॉइंट नंबर 5 कि जो भी आपको इनकम टैक्स का रिफंड मिल जाता है, आपको पता है इनकम टैक्स का रिफंड क्या होता है? कभी कभी गलती से ज्यादा टैक्स भर दिया, ज्यादा टैक्स का मतलब टीडीएस वगैरह कट गया, तो बाद में आप रिफंड ले सकते हो। तो रिफंड जो आएगा ना, उस रिफंड पे भी आपको इंटरेस्ट देती है हमारी गवर्नमेंट, उस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं आएगा। तो अगर कोई इंटरेस्ट है जो कि इनकम टैक्स के रिफंड पे है, तो इनकम टैक्स के रिफंड पे कोई इंटरेस्ट मिला तो उस पे आपका टीडीएस नहीं आएगा। इनकम टैक्स के रिफंड पे आपका टीडीएस नहीं आएगा। एक और चीज समझना, एक गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये गवर्नमेंट ने चालू किए हैं कुछ टाइम पहले, महिला सम्मान सर्टिफिकेट करके, सेविंग सर्टिफिकेट। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिलाओं को बोला हुआ है कि इसमें इन्वेस्ट करना है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, और इसमें अगर कोई इंटरेस्ट मिला तो उस पे बेटा टीडीएस नहीं आएगा। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पे इंटरेस्ट मिलता है, उस पे टीडीएस नहीं आता करके। ठीक है, अब उसमें ऐसे भी अगर देखोगे ना, तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, उसमें जितना इन्वेस्ट करते हैं उसकी एक वैल्यू है, और इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी 40,000 से कम है, तो ऐसे भी बेटा टीडीएस नहीं आना चाहिए। बट यहां टीडीएस नहीं आएगा, ये क्लियरली मना किया है, आप ये समझ लीजिए। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है उस पे आपका टीडीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, उस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा गाइस। देखो, अगर कोई भी आपने इंटरेस्ट जो दिया, आपने इंटरेस्ट किसी बैंक को दिया, समझना, हा, या कोऑपरेटिव बैंक को दिया, आपने जो इंटरेस्ट है, आपने बैंक को इंटरेस्ट दिया या कोऑपरेटिव बैंक को इंटरेस्ट दिया, या फिर किसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को इंटरेस्ट दिया, या फिर किसी एलआईसी को इंटरेस्ट दिया, या इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट दिया, या फिर यूटीआई को इंटरेस्ट दिया, तो बेटा उनका आपको टीडीएस नहीं काटना। आप इसमें सिर्फ याद रखिए क्या क्या पता है तुमको, इसमें आपको याद रखना है बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड एलआईसी, बस इतना याद रखो। यूटीआई याद रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बात बताओ, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, आपने मान लो कार लोन ले लिया, आपको एक डांसिंग कार खरीदनी थी, आपने कार लोन ले लिया, तो कार लोन पे आप बैंक को इंटरेस्ट दोगे तो क्या बैंक का काटना है क्या? बैंक का टीडीएस हम काट के इंटरेस्ट देंगे? आंसर इज नो। तो ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक को दे रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक को दे रहे हो, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को दे रहे हो, एलआईसी को दे रहे हो, या इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो, या यूटीआई को दे रहे हो, तो उनका टीडीएस नहीं काटना। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, इसमें एनबीएफसी कवर नहीं है, एनबीएफसी कवर नहीं है। तो अगर आप एनबीएफसी से लोन लेते हो और एनबीएफसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपको एनबीएफसी का टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, आप अगर बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, कोऑपरेटिव बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को इंटरेस्ट दे रहे हो, एलआईसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उनका टीडीएस आपको नहीं काटना। लेकिन आप अगर एनबीएफसी को इंटरेस्ट दे रहे हो तो एनबीएफसी का आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो जैसे एनबीएफसी से लोन लेते हैं ना हम, और एनबीएफसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उनका टीडीएस हमको काटना पड़ेगा। ऑल पीपल समझने की कोशिश करना। उसके बाद में एक चीज समझना, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि गाइस अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देखो मैंने क्या बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सोसाइटी गांवों में वगैरह होती है ना, छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है,
इसने अगर किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया, जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे गोकुलधाम सोसाइटी बोल सकते हो, उसने किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं काटना। या गाइज इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं कटेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया या फिर मेंबर को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं काटना। या फिर गाइज अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक है, अगर कोऑपरेटिव बैंक है एंड कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो मैंने 2 पॉइंट बोले, समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं काटना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं काटना है। कोऑपरेटिव बैंक ने किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया तो टीडीएस नहीं काटना। लेकिन गाइस इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यह है कि अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक जो है, इनका अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव बैंक है, इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो बाबू इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस आएगा। और टीडीएस आएगा अगर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 40,000 से ज्यादा है या सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। वापस से बोल रहा हूं, देखिए समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला, देखो इतने सारे पॉइंट याद नहीं रहेंगे ऑब्वियसली। आप बोलोगे सर इतने सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं, याद नहीं रखने हैं, एक बार के लिए समझ लेना है। जब क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लोगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, मैंने अभी जैसे वो बैंक का इंटरेस्ट वाला बताया, वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी को, इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, बट जो है वो तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया, नो टीडीएस। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मेंबर को इंटरेस्ट दिया, देयर इज नो टीडीएस करके, ठीक है। लेकिन गाइस अगर एक कोऑपरेटिव बैंक ने किसी कोऑपरेटिव बैंक को, सॉरी कोऑपरेटिव बैंक ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दिया, देयर इज नो टीडीएस। लेकिन अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव जो बैंक है, इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ज्यादा है और ये जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ये 40,000 या 50,000 से ज्यादा है, तो फिर इनको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना लास्ट, और उसके बाद ये कंप्लीट करके, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है, समझने की कोशिश करना। इधर देखना सब लोग। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बात बताओ, एक बंदी है जिसका नाम है साइली। बोले सर आप है ना बार बार मेरे को बदनाम कर दिया है पूरे बैच में, इस बैच को ही माना जाए साइली का नाम का बैच। साइली की एक गाड़ी है, ठीक है, साइली की एक गाड़ी है, साइली की एक कार है। चीजों को समझना, साइली की कार है। अब हुआ क्या, साइली गाड़ी लेके जा रही थी। तो साइली गाड़ी लेके जा रही है और साइली ने सबसे पहले गाड़ी लेके जा रही है, साइली ऐसे गाड़ी लेके जा रही है, ठीक है। तो साइली गाड़ी लेके जा रही है और ऐसे जा रही है गाड़ी लेके, और साइली को मुड़ना था राइट में, लेकिन साइली ने इंडिकेटर दिया लेफ्ट का। ऐसा होता है ना, साइली को ये गाड़ी लेके ऐसे जा रही है, साइली को मुड़ना था राइट में और साइली ने इंडिकेटर दिया लेफ्ट का इंडिकेटर दिया और राइट में वो मुड़ गई। अब जैसे ही राइट में मुड़ी और यहां पीछे से आ रहा था एक बंदा बाइक वाला, तो बाइक वाले ने इसकी गाड़ी ठोक दी, बाइक वाले ने गाड़ी ठोक दी करके, ठीक है, बाइक वाले ने गाड़ी ठोक दी। अब जैसे ही बाइक वाले ने गाड़ी ठोकी, साइली है वो गाड़ी से बाहर निकल गई, बोले क्या हुआ ये वो। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैडम आपने इंडिकेटर लेफ्ट का दिया है और आप मुड़ राइट में गई हो। तो बोलते हैं पागल हो क्या, तुमको ड्राइविंग स्कूल ने में नहीं भेजा क्या, तुमको पता होना चाहिए जब मैंने आपको लेफ्ट का इंडिकेटर दिया इसका मतलब क्या होता है कि मेरे को राइट मुड़ना है, आप लेफ्ट से निकल जाइए ना। मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया किस लिए पता है आपको,
मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर इसलिए दिया है कि मेरे को राइट मुड़ना है, आप लेफ्ट से निकल जाइए करके, ठीक है। इसलिए मैंने आपको लेफ्ट का इंडिकेटर आप ही के लिए तो दिया था कि आप लेफ्ट से चले जाइए करके, ठीक है। भाई साहब उसका जो एक्सप्लेनेशन उसने सुना, वो बंदा जो है ना वो वहीं गिर गया। वो जो बंदा था वो बंदा वहीं पे गिर गया, बोला ये क्या हुआ करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसका एक्टिवा उस बंदे का पूरा ठुक गया, इसकी गाड़ी वाड़ी है एकदम पीछे से पिचक गई करके, ठीक है। मतलब छोटी सी गाड़ी वैगनआर लेके जा रही थी, पिचक गई गाड़ी। अब हुआ क्या, ये लोग जो है अब इनकी गाड़ी ठुकी है, एक्टिवा ठुका है, तो ये गए इंश्योरेंस कंपनी के पास में कि हमको इंश्योरेंस दे दो, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के पास गए और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने बोला कि भैया हम आपको क्लेम नहीं देंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में जो है वो मना कर दिया, बोला हम क्लेम नहीं देंगे। ये क्या है, तुम लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट में मुड़ जाते हो, तुमको ट्रैफिक रूल ही पता नहीं, और फिर बोलते हो मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर इसलिए दिया था कि तुम लेफ्ट से चले जाओ ना, तुम लेफ्ट से चले जाओ करके, ठीक है, ऐसा करके। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्लेम देने से मना कर दिया। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्लेम देने से मना कर दिया, तो साइली ने क्या किया पता है, साइली और वो जो बंदा एक्टिवा वाला था जो ठुक गए थे दोनों, अब एक बात समझना, उसने क्या किया पता है तुमको, ये दोनों गए, एक इंडिया में ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल जिसका नाम है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल, जिसको MACT बोलते हैं, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल करके एक ट्राइब्यूनल है, ठीक है। अब एक बात समझना, ये मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल है, उधर गए और उधर जाके बोलते हैं देखो सर है ना, गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई इंडिकेटर नहीं दिया। साइली बोलती है मैंने तो दोनों दिए थे इंडिकेटर। वहां जाके झूठ बोल लिए है ना, बहुत झूठ बोलती है लड़की, ठीक है। वहां जाके कोर्ट में जाके क्या बोलती है, मैंने तो दोनों इंडिकेटर दिए थे, ठीक है। अब आगे वाले ने देखा नहीं और दोनों ने सेटल कर लिया, साइली और उस बंदे ने बोला अरे पैसे ले लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो उसने बोलती है मैंने दोनों इंडिकेटर दिए थे, ये दिए थे। तो बेचारे जज साहब परेशान हो गए। जज साहब ने बोला कि एक काम करो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को बोला कि आप एक काम करो कि इसको साइली को दे दो इंश्योरेंस क्लेम, साइली को इंश्योरेंस क्लेम दे दो और इसको ब्याज भी दो, इसको ब्याज भी दो क्योंकि लेट इंश्योरेंस क्लेम दे रहे हो। अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने क्या किया, साइली को मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल ने बोला उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी देना है। अब गाइस एक बात समझना, ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जब इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगी, क्रेडिट होता है मतलब क्रेडिट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट का एंट्री पास करेगी, देन देयर इज नो टीडीएस। एंट्री पास करते टाइम टीडीएस नहीं काटना है, लेकिन साइली को जब इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पेड करेंगे, तो अगर वो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट पूरे साल में मिला के 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। अगर मान लो अप टू 50,000 ही है, अगर 50,000 तक ही है तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वापस से समझना, साइली को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया, क्योंकि कंपनसेशन लेट दिया था तो ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया। वो इंटरेस्ट जब क्रेडिट करेंगे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जब अकाउंट में एंट्री करेगी तब टीडीएस नहीं काटना, लेकिन जब वो इंटरेस्ट को पे किया जाएगा तो टीडीएस काटना है, अगर वो 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट है। इफ देयर इज इंटरेस्ट इज अप टू 50,000 देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, उस पे टीडीएस नहीं काटना, उस पे टीडीएस है वो नहीं काटना। अब एक चीज समझना, लास्ट पॉइंट, और उसके बाद में अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट। एक कॉन्सेप्ट आता है सीबीएस सॉफ्टवेयर। एक बात बताओ मुझे, टीडीएस कब काटते हैं? अभी तक हम क्या सीखते आए हैं, टीडीएस काटना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। कल यही पढ़ रहे थे टीडीएस कब काटना है, तो क्या सर जब भी पेमेंट करेंगे और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। एक बात बताओ, मैं आपको बताऊं, अगर आपने बैंक में कभी एफडी बनाई हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने एक एफडी बनाई बैंक में, हाँ, मैंने क्या किया, मान लो 1 अप्रैल 2024 को मैंने एक एफडी बनाई और एफडी मैंने बनाई 1 करोड़ रुपए की। भाई साहब 1 करोड़ रुपए की मैंने एफडी बना दी। अब ये एफडी पे जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट मान लो 9% की रेट से मिलेगा, तो पूरे साल का मिला के जो इंटरेस्ट है वो 9 लाख है। अब एक बात समझना, पूरे साल का इंटरेस्ट है वो 9 लाख है, लेकिन आपको अगर याद रहेगा तो बैंक क्या करती है, अगर आप देखोगे ना, बैंक क्या करती है कि अपने मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पस के लिए हर दिन आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो हर दिन एक अलग अकाउंट में पार्क करते जाती है।
क्योंकि आप अगर अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में कभी एफडी आपने बनाई होगी तो आप देखोगे ना, तो हर दिन उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। आज देखोगे तो होगा, मान लो थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, हर दिन वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि 9 लाख का इंटरेस्ट है, वो 9 लाख का इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 365 डेज, तो हर दिन का ये लोग क्या करते हैं कि 2465 हर दिन का इंटरेस्ट है, उतना एक अलग सेपरेट अकाउंट में पार्क करते जाते हैं। एक सेपरेट अकाउंट में वो अलग हर अकाउंट में पार्क करते जाते हैं हर दिन, 2465 ये करते जाते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताओ, एक सेपरेट अकाउंट में ये पार्क करते जा रहे, पे नहीं होता इंटरेस्ट, लेकिन आपके एफडी की वैल्यू बढ़ती जाती है। आप अगर देखोगे तो हर दिन आपको अलग अलग वैल्यू दिखेगी, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट है वो अलग से पार्क करते जाएंगे अलग। तो क्या हर दिन टीडीएस काटना है इनको? क्योंकि टीडीएस काटना पड़ता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द पार्टी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो हर दिन वो एक अलग अकाउंट में पार्क कर रहे हैं, तो क्या हर दिन टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस एवरी डे। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस एवरी डे, नहीं काटना है बाबू, ये क्लेरिफिकेशन है। टीडीएस काटना पड़ेगा जब इंटरेस्ट एक्चुअल में आपका पीरियोडिकली क्रेडिट होगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि 3 मंथ में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, तो जैसे ही आपका 3 मंथ का कंप्लीट हुआ उसके बाद में जो आपका कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट होगा तब आपका टीडीएस काटना है, या आपको इंटरेस्ट पे आउट होगा तब आपका टीडीएस काटना है। जैसे एफडी ब्रेक कर दी आपने, तो बीच में ही अगर एफडी तोड़ दी तब आपको इंटरेस्ट पे आउट हो जाएगा, तब आपका टीडीएस काटा जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर सेक्शन 194A। चलिए अपन एक बार 194A पे आ जाते हैं और देखिए 194A में क्या बोल रखा है। एक बार 194A के जितने भी पॉइंट है उसको अपन समझ लेते हैं। तो देखिए 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। पेयर इज एनी पर्सन बट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। बीबी सर की वाइफ को टीडीएस यहां नहीं काटना, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस इफ लास्ट ईयर बिजनेस टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ और ग्रॉस रिसीट मोर देन 50 लाख। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या है? 10%। एडिशनल पॉइंट, नो टीडीएस इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से? इंटरेस्ट बाय बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। अगर इंटरेस्ट है वो अप टू 40,000 है तो टीडीएस नहीं काटना। 50,000 है सीनियर सिटीजन के केस में तो टीडीएस नहीं काटना। इंटरेस्ट बाय एनी अदर पर्सन अप टू 5,000 है, टीडीएस नहीं काटना। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे टीडीएस नहीं आएगा। फर्म टू पार्टनर पे टीडीएस इस सेक्शन में नहीं आएगा। इनकम टैक्स रिफंड पे टीडीएस नहीं आएगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पे टीडीएस नहीं आएगा। अगर आप इंटरेस्ट किसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी, यूटीआई को देते हो, या ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये याद नहीं रखना है, कुछ नहीं रखना है, ये याद। रिमेंबर, एनबीएफसी नॉट कवर्ड। एनबीएफसी को इंटरेस्ट दोगे टीडीएस काटना पड़ेगा। अब देखो, इंटरेस्ट बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी या मेंबर को दिया, टीडीएस नहीं आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग बैंक, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक ने किसी अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया तो टीडीएस नहीं आएगा। अब ये 10वां पॉइंट एक और है जो आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा कुछ। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। आपको पता है गांवों में जो होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है, छोटी छोटी सोसाइटियां होती है और वो सोसाइटी आपको लोन वोन देती है करके, ठीक है। तो इनको जब इंटरेस्ट इनके साथ में आपने डिपॉजिट किया और ये इंटरेस्ट दे रहे तो टीडीएस नहीं आएगा। या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, अगर इन्होंने इंटरेस्ट दिया ना तो बेटा टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन गाइस ये 8 से लेके 10 तक के लोग हैं, इनको टीडीएस काटना पड़ेगा अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 40,000 या 50,000 से ज्यादा है तो। उसके बाद साइली का मोटर एक्सीडेंट वाला, वो लेफ्ट का सिग्नल देके राइट मुड़ जाने वाला, देखो क्या दे रखा है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन द कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्राइब्यूनल। तो अगर मान लो कंपनसेशन अवॉर्ड किया, उस पे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो टीडीएस नहीं काटना। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो अगर पे हो रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ज्यादा नहीं है वो इंटरेस्ट, तो टीडीएस नहीं काटना। इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। एंड गाइस लास्ट पॉइंट ये बोलता है, दैट इज वो सीबीएस सॉफ्टवेयर वाला कि एवरीडे इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटना। तो देखिए क्या दे रखा है, इन केस ऑफ द बैंक फॉलोइंग द सीबीएस सॉफ्टवेयर। सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर आप लिख सकते हो या कोर बैंकिंग सिस्टम आप लिख सकते हो। नो टीडीएस शुड बी मेड ऑन इंटरेस्ट विच इज क्रेडिटेड टू द प्रोविजनल अकाउंट ऑन द डेली और मंथली बेसिस। मतलब जो प्रोविजनिंग होती है इंटरेस्ट ना, उस पे टीडीएस नहीं काटना डेली या मंथली बेसिस पे।
basis only for the purpose of macro monitoring by the CBS software since no amount is actually credited to the depositor account. The TDS is to be made at the time of the actual credit given to the depositor account or further. And further, the limit of 40,000 shall be checked bank wise and not a branch wise. ये कल मैंने बताया था कि 40,000 का 50,000 का लिमिट आपको बैंक वाइज देखना है, आपको ब्रांच वाइज नहीं देखना है करके, ठीक है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती है, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना यार, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटियां। चलो डन। अब आपको इतना इसमें थोड़ा बहुत याद रख लोगे तो चल जाएगा आपका काम। चलिए एक और इंटरेस्टिंग सी सेक्शन पे चलते हैं और भाई साहब मजा आएगा आपको, एग्जाम्पल देंगे बढ़िया बढ़िया वाले आपको, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट सेक्शन इज 194B एंड एक और सेक्शन है 194BB, दोनों को अपन एक साथ में पढ़ेंगे, 194B एंड 194BB। 194B का मतलब होता है बड़े लोग, बड़े लोग, इसको ऐसे याद रखोगे बड़े लोग। अब मैं हर सेक्शन को याद रखने का तरीका बताऊंगा, इस सेक्शन को कैसे याद रखना है, ठीक है। 194BB होता है बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े लोग। एक तो होते हैं बड़े लोग, एक होते हैं बहुत बड़े लोग करके, ठीक है। आपको पता है बड़े लोग पैसा किस में लगाते हैं? लॉटरी में, लॉटरी में पैसा लगाते हैं भाई साहब, एकदम लॉटरी में पैसा लगाते हैं बड़े लोग। तो 194B में टीडीएस कटेगा, दैट इज विनिंग पे और विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। जो लॉटरी है, क्रॉसवर्ड है, गेम शो है, गेम शो वगैरह होते हैं ना, बिग बॉस, सो बिग बॉस है, केबीसी है, ये सबका टीडीएस 194B में कटेगा। एंड 194BB मतलब बहुत बड़े लोग, आपको पता रहेगा, पहले आपने देखा होगा विजय माल्या वगैरह जब इंडिया में था, तो विजय माल्या वगैरह बहुत बड़े लोग हैं, वो पैसे किस पे लगाते थे? घोड़ों पे लगाते थे, घोड़ों पे लगाते थे, बोले भाग वेद भाग करके, ठीक है, भाग वेद भाग करके घोड़ों पे पैसे लगाते थे। तो बहुत बड़े लोगों का टीडीएस है वो 194BB में कटेगा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194BB। तो देखो बड़े लोग पैसे लगाते हैं, वो किस पे? लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स, गेम शो, कार्ड गेम, उस पे टीडीएस है 194B में। बहुत बड़े लोग होते हैं 194BB, हॉर्स रेसेस पे पैसा लगाते हैं भाई साहब, घोड़ों पे पैसा लगाते हैं, काला कलर का ऐसे चश्मा डालते हैं, गोगल्स डालते हैं, आपने देखा होगा विजय माल्या की ऐसे फोटो, हाथ में एक सिगार रहती है, आसपास में 4-5 मतलब क्या बोलते हैं, दीपिका पादुकोण वगैरह सब है, वो सब है करके, और भाई साहब सिद्धार्थ माल्या भी है वहां पे, और आपने ऐसी फोटो देखी होगी विजय माल्या की जिसमें हाथ में सिगरेट है और एकदम ग्लास लगा रखा है और घोड़ों पे पैसे लगा रहा है करके, ठीक है। तो बहुत बड़े लोग किस में पैसे लगाते हैं? हॉर्स रेसेस पे। इन दोनों ही सेक्शन में सर एक बात बताइए, पेयर कौन होगा? तो मैं बता दूं, इन दोनों सेक्शन में पेयर, पेई, रेट क्या है, एंड गाइस इसमें लिमिट क्या है। तो मैं एक बात बताऊं, देखो ध्यान देना, इन दोनों ही सेक्शन में पेयर इज अ एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन है वो विनिंग का पेमेंट करेगा, टीडीएस काटेगा। पेई इज अ एनी पर्सन, मींस किसी भी पर्सन का विनिंग है, भले वो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, किसी का भी, इसमें टीडीएस कटेगा। रेट क्या रहेगा? 30%। इसमें टीडीएस है वो 30% की रेट से काटना पड़ेगा, अगर 30% है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। एंड गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी विनिंग है ना वो पूरे साल में मिला के 10,000 पर एनम तक ही है, मतलब जो आपकी विनिंग है वो 10,000 पर एनम तक ही है, तो उस पर्टिकुलर केस में नो टीडीएस, टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप गरीब हो, आपकी विनिंग ही 8,000 रुपए की है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपकी विनिंग जो है वो विनिंग ही आपकी 8,000 की है, इतने गरीब हो, तो टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस तभी कटेगा जब आपकी विनिंग 10,000 से ज्यादा है, पूरे साल में मिला के आपने 10,000 से ज्यादा का विनिंग है, तो टीडीएस कटेगा 30% की रेट से। तो देखो पेयर एनी पर्सन, पेई एनी पर्सन, रेट रहेगा 30%, और विनिंग अगर अप टू 10,000 पर एनम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 10,000 से ज्यादा विनिंग है पूरे साल की मिला के तो ही टीडीएस कटेगा। तो 10,000 का लिमिट है इस सेक्शन में। अब एक और चीज समझना गाइस, यहां पे सिर्फ क्वेश्चन ही आता है कि बहुत बार अगर मान लो कोई विनिंग में कोई सामान खुल गया तो उस पे कैसे टीडीएस कटेगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक मान लो एक मंडल है जहां पे पहला प्राइज था वो गाड़ी थी, जैसे समझना, हां गणपति बाबा मोरिया मंडल,
ऐसे वो मंडल होते हैं ना, मंडल पता है आजकल लॉटरी में ऐसे बोले भाई साहब फर्स्ट प्राइज स्कूटी निकलेगी, सेकंड प्राइज है वो मिक्सर निकलेगा, सांत्वना प्राइज है वो भी आपको मिलेगा, ऐसा होता है ना। तो मान लो ये गणपति बप्पा मोरिया मंडल है, इन्होंने कुछ लॉटरी रखा, ठीक है, और इन्होंने कुछ लॉटरी रखा और लॉटरी में पहली प्राइज है वो गाड़ी रख ली। चलो ये जो गाड़ी है अपन समझते हैं, पहला प्राइज है वो गाड़ी है, पहला प्राइज, प्रथम पुरस्कार इज अ गाड़ी, कार, और कार BMW की कार। भाई साहब BMW ब्रांड की पहली पुरस्कार है वो कार है, ठीक है, विनिंग में। अब एक बात समझना, होता क्या है, होता क्या है, ये जो कार है ना, इस कार की प्राइस है वो अप्रोक्स, मतलब इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है। अब हुआ क्या, ये कार जो जीत गया वो पहला पुरस्कार था कार, और कार जो जीत गया वो कौन जीता पता है, कार जो है वो हमारा ऋतुराज जीत गया। तो हमारे बैच में एक बंदा है जिसका नाम है ऋतुराज। अब ऋतुराज जो बंदा है ये वाला, भाई साहब ही इज सो हैप्पी, ही वोन द कार। तो भाई साहब इसने जो है वो कार जीत गई ऋतुराज ने। अब मुझे एक बात बताओ, कार जो है वो ऋतुराज को जीत गई, अब ये गणपति बप्पा मोरिया मंडल है, ये जो कार है ये ऋतुराज को देगा। क्वेश्चन ही आता है इस पे टीडीएस कैसे काटेगा, कार पे टीडीएस कैसे काटेगा, टैक्स गवर्नमेंट को कैसे काट के जमा कराएगा। क्या ऐसे करेगा क्या कि कार में से एक काम करो 30% पार्ट काट लो, इतना 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 काट लो और इतना काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भिजवा दो एक एक्स्ट्रा टायर के साथ, मतलब ये वाला टायर और एक उधर वाला टायर, और ऐसे कार को काटो यहां से 30% और 30% काट के और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भिजवा दो। आप मुझे बताओ कैसे टीडीएस कटेगा विनिंग अगर काइंड में है तो। विनिंग अगर सामान खुल गया, देखो विनिंग पैसा होता तो सीधी सी बात है, अगर जैसे केबीसी में क्या होता है, आपने 1 करोड़ जीता, 30 लाख काट के आपको मिल जाएगा, बाकी वाला 70 लाख। लेकिन सर अगर मान लो ये ऐसा वाला है तो क्या करेंगे, अगर विनिंग जो है इन काइंड है तो क्या होगा, विनिंग जो है वो विनिंग इन काइंड है तो क्या होगा, हाँ विनिंग इन काइंड है तो क्या होगा, बताइए 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 मित्रों बताइए। ये किसी ने कल मेरा वीडियो डाल दिया, मैंने गाना गाया था, जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है वैसा तुम्हारा यार है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन। हाँ ये बोलता है इनकम टैक्स वालों को फोटो दे देंगे करके, ठीक है, इनकम टैक्स वालों को क्या करेंगे, अरे तो कार की एफएमवी 50 लाख है, अब काटेंगे कैसे, काटेंगे कैसे, काटेंगे कैसे, गरीबों इसमें काटेंगे कैसे, टीडीएस काट के गवर्नमेंट को कैसे भरेंगे, जमा कैसे कराएंगे। तो देखो इसमें क्या होता है मैं बताऊं, देखो अगर आपकी विनिंग इन काइंड में है ना, मतलब विनिंग जो है वो विनिंग इन काइंड है, इन काइंड विनिंग अगर आपकी है तो इसमें क्या होता है, इन काइंड अगर विनिंग है तो बाबू, इन काइंड अगर आपकी विनिंग है तो इन काइंड के केस में क्या होता है पता है, क्या सबसे पहले देखेंगे इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 50 लाख। अब 50 लाख पे 30% की रेट से टीडीएस आना चाहिए, तो ये लोग क्या बोलेंगे पता है, किसको, ऋतुराज को बोलेंगे कि देख 50 लाख का 30% अपना 15 लाख आता है, तो तू एक काम कर, ये 15 लाख लाके हमको दे दे तो हम तुझे कार देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। तो ऋतुराज को क्या करना पड़ेगा, इनको ले जाके 15 लाख रुपया देना पड़ेगा, 15 लाख रुपया है वो देना पड़ेगा, तभी ये कार ऋतु को देंगे, अदरवाइज ये कार ऋतु को नहीं देंगे। यार ऋतु को ये बोलेंगे कि तू एक काम कर, ये 15 लाख रुपया है ना, तू जाके एज अ एडवांस टैक्स जमा करा के आ जा, तू 15 लाख जाके और एज अ एडवांस टैक्स जमा करा के आ जा, और तूने अगर एज अ एडवांस टैक्स जमा करा के आ गया ना, तो हम एक काम करेंगे कि तुझे कार दे देंगे। लेकिन जब तक टैक्स का पैसा इनके पास नहीं आता या गवर्नमेंट को जमा नहीं होता, तब तक ये कार इसको रिलीज नहीं करेंगे। तो लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्गेनाइजर होता है गणपति बप्पा मोरिया मंडल, यहां पे उसको ये एंश्योर करना पड़ेगा कि टैक्स ऑन दैट विनिंग इज ऑलरेडी पेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को पे हो गया, इसको बोलेंगे तू गवर्नमेंट को जाके 15 लाख पे करके आ जा, या तू 15 लाख हमको लाके दे दे, तब हम तुझे कार देंगे, अदरवाइज हम तुमको कार नहीं देंगे।
अब आप में से बहुत सारे लोग जो है हमारे जैसे गरीब लोग, वो बोलते हैं सर हमारे पास तो 15 लाख है ही नहीं, हम तो वो वाले बच्चे जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार वाले बच्चे, हमारे पास तो सर 15 लाख है ही नहीं, तो हम क्या करें, हमारे पास तो 15 लाख है ही नहीं, हम तो सर गरीब है करके, ठीक है, तो हम तो गरीब है तो 15 लाख है ही नहीं, तो क्या करें, मत लो कार, फिर मत लो ना कार। अगर मान लो तुम मुझे मेरे को विनिंग में दिलाओ कार, मैं देता हूं 15 लाख रुपए, 50 लाख की एसेट आ रही है, 15 लाख देने में क्या जाता है करके, ठीक है। तो भाई साहब आप अगर ऐसे गरीबों वाली बात करोगे, अगर आप ऐसी गरीबों वाली बात करोगे कि हमारे पास तो 15 लाख है ही नहीं, तो मत लो, किसी से उधार ले लो ना। तुम पे भरोसा कोई करता है, बोला 15 लाख देना, मैं तुझे है ना 50 लाख वाली गाड़ी लेते ही बेच दो, फिर 40 लाख में 30 लाख में बेच दो, तो भी फायदा तो होगा, गरीबी तो थोड़ी तो दूर होगी करके, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा होता है तो लॉ मेकर्स इसमें क्या बोलते हैं ना, देखो ये ऑर्गेनाइजर को पहले एंश्योर करना पड़ेगा कि भैया इस पे टैक्स जा चुका है, उसके बाद ही वो कार को रिलीज करेगा, उससे पहले वो रिलीज नहीं करेगा। अब एक बात समझना, आपको पता है अगर आपने कभी हॉर्स रेसेस का विनिंग देखने गए हो, तो हॉर्स रेसेस का विनिंग आप कभी देखने गए, हॉर्स रेसेस होता है ना, हॉर्स घोड़े में दौड़ते, बोला भाग वेद भाग। हॉर्स रेसेस में क्या होता है, जिसके थ्रू आप पैसा लगाते हो ना, उसको बोला जाता है बुक मेकर, बुक मेकर, या लोग शॉर्ट में उसको बोलते हैं बुकी होता है ना, बुकी से पैसा लगाते हो कि मुझे इस घोड़े पे इतना पैसा लगाना है, ठीक है, कि मुझे इस घोड़े पे इतना पैसा लगाना है, दैट इज कॉल्ड बुक मेकर या बुकी। अब एक बात समझना, और जो पैसा लगाता है उसको बोला जाता है पंटर। क्या बोला जाता है, पंटर। जो पैसा लगाता है दैट इज कॉल्ड पंटर। तो तुम पंटर हो और जिस बुकी के थ्रू पैसा लगाते हो दैट इज द बुक मेकर या बुकी। अब एक बात समझना गाइस, ध्यान देना, अगर आपने पहली बार पैसा लगाया, पहली बार आपने जो पैसा लगाया वो पैसा लगाया किसी घोड़े पे और आप जीत गए, मींस आप जो है आप जीत गए 40,000 रुपया, 40,000 रुपया आपने जीत गए। सबसे पहले आपने पैसा वेद पे लगाया, तो वेद भागा जोरदार, और वेद भागा करके, ठीक है, साइली उसको एकदम चीयर अप कर रही थी कि भाग वेद भाग, और वेद घोड़ा भाग जीत गया करके, ठीक है, 40,000 आप जीत गए। दूसरी बार आपने जो पैसा लगाया, दूसरी बार पैसा जो है वो आपने लगाया आयुष घोड़े पे, आयुष नाम के घोड़े पे, और उसमें आप जो है वो मान लो 25,000 का आपका लॉस हो गया। पहली बार पैसा लगाया था वेद पे तो उसमें प्रॉफिट हुआ, दूसरी बार पैसा लगाया उस पे क्या बोलते हैं आयुष पे, तो आपको लॉस हो गया। अब एक बात समझना, तीसरी बार आपने और पैसा लगाया और उसमें आपको 25,000 का विन हो गया, लेकिन फिर आपने कुछ पैसा लगाया, फिर आप हार गए, फिर आपने पैसा लगाया, आपको 40,000 रुपए का विन हो गया, फिर आपने कोई पैसा लगाया, फिर आप 15,000 रुपए हार गए, फिर आपने कोई पैसा लगाया, दैट्स कम्स टू द 25,000 रुपया, आप जीत गए। अब एक बात समझना, लास्ट में वो बुकी आपका हिसाब करेगा। तो बुकी जब आपका हिसाब करेगा तो वो देखेगा आपकी विनिंग कितनी है और आपका लॉस कितना है। तो आपका लॉस पता चला कि 25,000 50,000 का तो लॉस है, लेकिन आपका जो विनिंग है दैट इज द 40, 25 50 90 50 और 90 इज 1,40,000 का आपका विनिंग है, बिकॉज 25 28 गलत किया क्या मैंने, गलत, 130 का आपका जो है वो विन है। अब एक चीज समझना, जब भी वो आपका टीडीएस काटेगा तो टीडीएस काटते टाइम लॉ मेकर्स बोलते हैं कि वो आपका है ना लॉसेस को एडजस्ट नहीं करेगा। अगर आपको याद रहे अदर सोर्सेज में मैंने बताया था कि जब भी विनिंग की इनकम होती है ना उसके लॉसेस एडजस्ट नहीं होते। आपको याद ऐसा भी रहेगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में मैंने बताया था कि कैजुअल इनकम के लॉसेस है वो एडजस्ट नहीं होते। तो विनिंग जो होता है वो टैक्सेबल होगा, बट उसका जो लॉस हो गया दैट गोज टू बाय ऑयल। क्या बोलने का, गोज टू बाय ऑयल। तो ये लॉसेस को वो एडजस्ट नहीं करेगा और वो जो टीडीएस काटेगा वो पूरे 1,30,000 पे काटेगा और 1,30,000 पे 30% की रेट से टीडीएस काटेगा। तो जो बुकी रहेगा वो बुकी क्या करेगा कि यहां पे टीडीएस काटते टाइम 1,30,000 मल्टीप्लाई बाय 30% इट्स कम्स टू द 39,000, इतना आपका टीडीएस है वो काटेगा। तो बेटा 1,30,000 पे 30% 39,000 इतना आपका टीडीएस काटेगा। वो लॉस को एडजस्ट नहीं करेगा। आपको पेमेंट करते टाइम नो डाउट वो क्या करेगा, लॉसेस को एडजस्ट करेगा। उसके बाद बोलेगा 80,000 हुआ, 80,000 में से टीडीएस पूरा 39,000 काट लेगा।
तो जब भी अगर मान लो आप बैटिंग करते हो, मतलब बैटिंग का मतलब यहां पे वो हॉर्स रेसेस वगैरह वाले पे है, तो उस पे अगर वो लास्ट में आपका हिसाब करता है तो लॉसेस को एडजस्ट नहीं किया जाएगा टीडीएस के लिए। आपका जो विनिंग है उसकी टोटल लगाई जाएगी और उस पूरे पे आपका टीडीएस काटा जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 194B एंड 194BB करके, ठीक है। चलिए गाइस, अब एक और सेक्शन आती है जो कि लास्ट ईयर ही लॉ में आई थी और उस सेक्शन का नंबर है दैट इज 194BA। देखो मैंने ऊपर जो पढ़ाई वो 194B थी और 194BB। बी मतलब बड़े लोग पैसा लगाते लॉटरी, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड, गेम शोज। बीबी बहुत बड़े लोग पैसा लगाते कहा था घोड़ों पे, हॉर्स रेसेस पे। अब पढ़ रहे 194BA। 194BA जो है ना, इसको ऐसे याद रखोगे कि 194BA का मतलब होता है बड़ा एडिक्ट हो गया, एडिक्ट। एंड दिस इज रिलेटेड टू द ऑनलाइन गेम्स। अगर आपकी ऑनलाइन गेम्स की जो विनिंग है उस पे टीडीएस 194BA में कटता है। इस पे ऑनलाइन गेम्स की विनिंग पे। तो ऑनलाइन गेमिंग का जो विनिंग है, ऑनलाइन गेम्स आप खेलते होंगे। ऑनलाइन गेम नहीं खेलने चाहिए, बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए करके, ठीक है। ऑनलाइन गेम्स का मतलब जो भी आपका ड्रीम 11 है, आपने सुना होगा, या फिर आपने जंगली रमी सुना होगा, जंगली रमी करके सुना होगा, या फिर आपने प्रोबो करके ऐप सुना होगा, प्रोबो ऐप सुना होगा जिसपे आप प्रिडिक्शन करते हो और आप पैसा जीत जाते हैं। दैट इज कॉल्ड योर ऑनलाइन गेम्स। रमी सर्कल आपने सुना होगा। तो ये सब जो होता है ये ऑनलाइन गेम्स है और इसमें लोग बड़े एडिक्ट हो गए हैं। तो इसका सेक्शन नंबर जो है, इसका जो सेक्शन नंबर है वो सेक्शन नंबर 194BA है। क्या है सेक्शन नंबर 194BA? बीए को ऐसे याद रखोगे, बड़ा एडिक्ट आदमी, बड़ा एडिक्ट हो गया है ऑनलाइन गेम्स का, इसमें टीडीएस कटेगा। सर सबसे पहली चीज ये है कि सर इसमें टीडीएस है वो कौन काटेगा, पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, रेट क्या होगा, लिमिट क्या होगा। अब गाइस इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो टीडीएस काटने के लिए पेयर इज एनी पर्सन, पेई इज एनी पर्सन, रेट इज 30% एंड गाइस लिमिट इज अ नो लिमिट। नो लिमिट का मतलब यह हुआ कि बाबू अगर आपका विनिंग 500 रुपया है ना तो भी इसमें टीडीएस कटेगा, जो ड्रीम 11 है, जंगली रमी है, प्रोबो है, 3 पत्ती है करके, ठीक है, जो भी आप सुनते हो, सपना 11 है करके, जो भी है करके, ठीक है, जो भी आप सुनते हो, ड्रीम 11 को बोलता है सपना 11 करके, ठीक है। तो जो सपना 11, जंगली रमी, प्रोबो वगैरह जो भी है उस पे आपका टीडीएस, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपका विनिंग जो है वो अगर 10,000 से ज्यादा है तो भी आपका टीडीएस कटेगा। अब एक बात समझ, 10,000 से कम ज्यादा कहीं भी टीडीएस कटेगा। लेकिन इसमें टीडीएस कैसे कटता है मैं आपको बताऊं। इसमें टीडीएस जो कटता है ना वो आपकी नेट विनिंग पे कटता है। इसमें आपका टीडीएस है वो नेट विनिंग पे कटता है। इसमें लॉसेस वगैरह एडजस्ट होते हैं और नेट विनिंग पे आपका टीडीएस कटता है। नेट विनिंग पे आपकी टैक्सेबिलिटी आती है। सर एक बात बताओ, इसमें विनिंग निकाली कैसे जाती है, मैं आपको बताऊं इसमें विनिंग कैसे निकाली जाती है। अगर आपका कोई ड्रीम 11 का अकाउंट होगा तो अकाउंट में आपका एक तो होता है ओपनिंग बैलेंस, तो अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है वो ले लो। ओपनिंग बैलेंस मतलब जैसे मैंने एक ड्रीम 11 का अकाउंट है या प्रोबो का अकाउंट, जंगली रमी। ओपनिंग बैलेंस मतलब आपका 1 अप्रैल 2024 को उस अकाउंट में कितना पैसा था। ये कौन से अकाउंट, बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपके ऑनलाइन गेम के अकाउंट की बात कर रहा हूं। तो जो गेम का अकाउंट है वो गेमिंग अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना था पहले वो ले लो। तो ओपनिंग बैलेंस मान लो 10,000 रुपीज था। ओपनिंग बैलेंस मान लो 10,000 था। अब एक बात समझना, उस गेमिंग अकाउंट में आपने डिपॉजिट कितना किया, डिपॉजिट इन गेमिंग अकाउंट। जैसे मेरे आईसीआईसीआई बैंक से मैंने डिपॉजिट मारा होगा पैसा, तो गेमिंग अकाउंट में डिपॉजिट पूरे साल में कितना किया। मान लो मैंने पूरे साल में 2 लाख रुपया डिपॉजिट किया उस गेमिंग अकाउंट में। अब उस गेमिंग अकाउंट से मैंने विड्रॉ कितना किया, विड्रॉवल फ्रॉम गेमिंग अकाउंट, या जिसको यूजर अकाउंट बोलते हैं, कि यूजर अकाउंट से विड्रॉ करके और मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे लेके गया। मान लो इस साल में मैंने 3 लाख रुपया विड्रॉ कर दिया, 3 लाख मैंने विड्रॉ कर लिया मेरे बैंक अकाउंट में, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है, क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है।
तो गाइस क्लोजिंग बैलेंस मान लो मेरा 15,000 बचा है ऑन द 31 मार्च 2025। तो इसमें आपका विनिंग का इनकम कैसे निकाला जाता है पता है? इसमें आपका विनिंग का इनकम निकालने के लिए आप एक काम करो, सबसे पहले आपने इस साल में पैसा विड्रॉ कितना मारा वो ले लो, आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो ले लो, और इसमें से माइनस कर दो कि आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था और आपने डिपॉजिट कितना किया था उसमें करके गेमिंग अकाउंट में, उन दोनों को लेस कर दो, जो बचेगा दिस इज कॉल्ड योर नेट विनिंग। तो आपकी नेट विनिंग पूरे साल की कैसे निकाली जाएगी पता है? नेट विनिंग कैसे निकाली जाएगी? आपने उस गेमिंग अकाउंट से विड्रॉ कितना पैसा किया वो ले लो, गेमिंग अकाउंट के लास्ट में ईयर के एंड में आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है वो ले लो, और माइनस कर दो ओपनिंग बैलेंस कितना था और गेमिंग अकाउंट में पैसा कितना आपने डिपॉजिट किया था, वो आप माइनस कर दो, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर नेट विनिंग। तो नेट विनिंग यहां पे कैसे निकाली जाएगी मेरे भाई? तो नेट विनिंग निकालने के लिए आप एक काम करो, नेट विनिंग निकालने के लिए आप एक काम करो कि आपने विड्रॉ कितना किया 3 लाख रुपया, आपका क्लोजिंग बैलेंस गेमिंग अकाउंट में कितना बचा है 15,000 रुपया, इसमें से आपका 2 लाख रुपया जो है वो आपका डिपॉजिट किया था बैंक से आपने, और आपका 10,000 रुपया आपका ओपनिंग बैलेंस था। तो यहां पे आपकी जो नेट विनिंग आएगी, नेट विनिंग इज 3 लाख प्लस 15,000 माइनस 2 लाख और माइनस 10,000, तो आपकी 1,05,000 का नेट विनिंग आ गया। गाइज इस पे आपको टैक्स लगेगा 30% की रेट से और टीडीएस भी कटेगा 30% की रेट से। एंड गाइज मैं बताऊं टीडीएस कैसे काटते हैं इसमें, वो सब सीए फाइनल में आप सीखोगे। सीए फाइनल में अलग अलग तरीके के रूल दे रखे हैं कि जब भी आप विड्रॉ करोगे तो विड्रॉ के टाइम पे कुछ देख के टीडीएस काटना है। तो विड्रॉ के टाइम पे आपको टीडीएस काटना है, तो ये इसमें टीडीएस विड्रॉल के टाइम पे कटता है। तो जैसे ही आप विड्रॉ करोगे तो विड्रॉ करते टाइम जो ड्रीम 11 वाले हैं वो आपका टीडीएस काटेंगे, पूरे 3 लाख पे नहीं काटेंगे। वो क्या देखेंगे, 3 लाख आप विड्रॉ कर रहे हो, उससे पहले आपने डिपॉजिट 2 लाख किया था, 10,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था, तो नेट कितना आया? तो 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 10,000, इट्स कम्स टू द 3 लाख माइनस 2 लाख माइनस 10,000, इट्स कम्स टू द 90,000। तो 90,000 पे टीडीएस काटेंगे जब ये विड्रॉ करोगे, और लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है इस पे भी आपका टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस भी पूरा 1,05,000 पे काटा जाएगा। और वो 1,05,000 पे टीडीएस कैसे काटते हैं, 1,05,000 पे टीडीएस कैसे काटते हैं वो अपन सीए फाइनल में सीखेंगे, वो इंटरमीडिएट में नहीं है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है करके, ठीक है? कि देखो यहां 194 है, बड़ा एडिक्ट, एडिक्ट मतलब गेमिंग, ऑनलाइन गेम खेलता है, ड्रीम 11, जंगली रमी, प्रोबो खेलता है करके, ठीक है? ये रमी सर्कल खेलता है। तो उसमें क्या होगा, आपका टीडीएस कटेगा 30% की रेट से, लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस जो है वो 10,000 है। आपने डिपॉजिट किया इस अकाउंट में, मतलब डिपॉजिट का मतलब कहां से डिपॉजिट किया, आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है? चोरी करके पैसा ला, कहीं से भी लाया पैसा, वो डिपॉजिट किया इस अकाउंट में, वो ले लो। उसके बाद विड्रॉल कितना किया, 3 लाख, मतलब आपने इस अकाउंट से, यूजर अकाउंट, गेमिंग अकाउंट से आपने पैसा निकाला कितना, 3 लाख, और गेमिंग अकाउंट में पड़ा कितना है, 15,000। तो नेट विनिंग कैसे निकाला जाएगा कि गेमिंग अकाउंट से इतना विड्रॉ किया, इतना क्लोजिंग बैलेंस बचा है, इतना आपने बैंक से निकाल के डिपॉजिट किया था, और इतना आपका ओपनिंग बैलेंस था। तो इन दोनों को लेस कर दो, इन दोनों में से आपका जो बचेगा दैट इज कॉल्ड नेट विनिंग। नेट विनिंग पे आपका टीडीएस कटता है और नेट विनिंग आपका यहां पे टैक्सेबल होता है करके, ठीक है? चलिए आ जाइए सब लोग अपनी बुक में और देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज तो बी वाली सीरीज यहां पे कंप्लीट हो जाती है, 194B एंड 194BB। तो 194B 194BB, 194B जो है लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स, बीबी है हॉर्स रेसेस, पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, रेट इज 30%। उसके बाद टीडीएस रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली, नो टीडीएस इफ विनिंग इज 10,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो ऑर्गेनाइजर है उसके साथ आपकी विनिंग पूरे साल में मिलाकर 10,000 तक ही है तो टीडीएस नहीं कटेगा। इफ विनिंग इज होनली इन काइंड और पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन कैश, वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी वाला, and cash balance is not sufficient enough to meet the TDS liability, then payer shall release the prize BMW only after ensuring that tax on such winning is paid to the government. Now next part, in cases where the bookmaker, that is bookie, paying the winning credits such winning and debit the losses to the punter,
टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट द रेट 30% ऑन विनिंग बिफोर सेट ऑफ द लॉसेस। लॉसेस को सेट ऑफ नहीं करना है, सिर्फ विनिंग पे टीडीएस कटेगा। देयर आफ्टर द नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड लॉसेस हैज टू बी पेड टू द विनर। 194 बड़ा एडिक्ट आदमी करके, ठीक है, ये जैसे इसमें दे रखा है ताराराम देवासी बड़ा एडिक्ट आदमी है करके, ठीक है, ऐसे बाय 11 सर्कल का देखो लोगो लेके खड़ा है। तो देखो 194 है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, रेट इज 30%। यहां पे भी एडिशनल पॉइंट क्या है, टीडीएस इज टू बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ विड्रॉल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जब आप विड्रॉ करोगे तब टीडीएस कटेगा, एज वेल एज द आपके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जितना बैलेंस बचेगा उस पे भी टीडीएस काटेंगे। तो जितना विड्रॉ करोगे, तो ये टीडीएस कैसे काटते हैं बताए कि जैसे आप विड्रॉ करने जाओगे, जैसे यहां पे विड्रॉ करने जाओगे 3 लाख रुपए, तो इस पे टीडीएस कैसे काटेंगे, 3 लाख में से इससे पहले आपने डिपॉजिट कितना किया 2 लाख, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था 10,000, तो इन दोनों को लेस कर देंगे और 90,000 पे टीडीएस यहां काटेंगे, और ईयर के एंड में जो बचा है 15,000 इस पे भी आपका टीडीएस 30% कट जाएगा। तो कुल मिला के 1,05,000 पे आपका टीडीएस कटेगा करके, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, नेट विनिंग कैसे निकाली जाती है। तो नेट विनिंग निकालने के लिए सेक्शन 115 बीबीजे करके एक सेक्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग पे जो इनकम होता है उस पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कितना विड्रॉ किया पहले वो ले लो, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है वो ऐड कर दो, माइनस कर दो आपने डिपॉजिट कितना किया था वो लेस कर दो, एंड गाइस ओपनिंग बैलेंस कितना था वो लेस कर दो, जो बचेगा दैट इज द नेट विनिंग। अब एक बात समझना, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है ताराराम देवासी का। ये ताराराम देवासी तारारारा कर रहा है यहां पे करके, ठीक है, और यहां पे इसको ये बोला 1 करोड़ जीत गया करके, ठीक है। अब देखो उसमें इतना जीता नहीं है, हुआ क्या, ताराराम देवासी इज अ ऑनलाइन फैंटेसी गेम एडिक्ट। देखो गेम एडिक्ट बन गया बंदा गेम एडिक्ट बन गया, क्या बोले, अब देखो इतना खुश है, थोड़े दिन बाद ये रोएगा मुंह से, ठीक है, ये इसी मुंह से दांत निकाल रहा है ना, थोड़े दिन बाद आंसू निकालेगा करके, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे ही एडिक्ट रहा तो एक दिन ये लूट जाएगा, ये लूट जाएगा और लूट जाएगा, गहने बेच देगा ये करके, ठीक है। हाँ तो देखो क्या लिखा हुआ है, ताराराम देवासी इज अ ऑनलाइन फैंटेसी गेम एडिक्ट, ही हैविंग द यूजर अकाउंट विद द माई 11 सर्कल ऐप के साथ उसका अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस उसका 60,000 था। ये लास्ट ईयर का मैंने क्वेश्चन लिया लास्ट ईयर के हिसाब से 23-24 का करके, ठीक है। इसको डेट चेंज करना है तो आप 24-25 का भी कर सकते हो, बट इट इज लास्ट ईयर के हिसाब से मैंने लिया है। आप अगर डेट चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। यहां पे फिर कर दीजिए 24 और यहां कर दीजिए 24-25 और यहां कर दीजिए 25, वैसा कर सकते हैं, बट लास्ट ईयर के अकाउंट से आप यू विल अंडरस्टैंड। ओपनिंग बैलेंस 60,000 था। अमाउंट इस साल डिपॉजिट किया 1.5 लाख का, अमाउंट विड्रॉ किया 337 का, क्लोजिंग बैलेंस 72 है, तो उसकी नेट विनिंग कितनी होगी। तो देखो अमाउंट विड्रॉ कितना किया, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से ये दोनों अमाउंट है वो लेस कर दो, तो दैट इज कॉल्ड योर नेट विनिंग। तो नेट विनिंग आपकी 1,99,000 आ जाएगी और 1,99,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट 30%। तो 1,99,000 का जो विनिंग है दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 30% करके, ठीक है। अब एक और बात समझना गाइस, इसमें है ना इन एप्लीकेशंस को ये बोला हुआ है कि अगर मान लो कोई बंदा 100 रुपए से कम का विड्रॉ करता है तो उसका टीडीएस नहीं काटोगे तो भी चलेगा। अगर कोई बंदा है वो 100 रुपए से कम का विड्रॉ करता है तो उसका टीडीएस नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने ड्रीम 11 से कभी 60 रुपया निकाला तो आपका टीडीएस नहीं कटा होगा। अगर आपने ड्रीम 11 से 60 रुपया निकाला या कभी आपने 50 रुपया निकाला तो आपका टीडीएस नहीं कटा होगा, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा निकाला तो टीडीएस कटेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लो आपकी विनिंग है वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, किसी भी महीने में आपने 100 रुपए से ज्यादा नहीं निकाला तो उसमें टीडीएस नहीं कटता, ऐसा एक क्लेरिफिकेशन दे रखा है करके, ठीक है। तो देखो इन ऑर्डर टू रिमूव डिफिकल्टी इन डिडक्टिंग इनसिग्निफिकेंट विड्रॉल, आप अगर विड्रॉ ही कर रहे हो 10 रुपया 12 रुपया, अब उस पर क्या 30% काटे और क्या गवर्नमेंट को जमा कराए, बोला 100 रुपए से कम कर रहा है महीने भर में, मत काटो टीडीएस। तो देखो in order to remove difficulty in deducting TDS in insignificant withdrawal, it is clarified that the tax may not be deducted on withdrawal on the satisfaction of all of the following condition। 3 condition satisfied होनी चाहिए। पहली, the net winning comprised in the amount withdrawal does not exceed 100 rupees in a month। पूरे महीने में आपकी विनिंग है वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं है। Tax not deducted on account of this concession is deducted at the time when net winning comprised in withdrawal exceed 100 in same month or subsequent month or if there is no such withdrawal at the end of the financial year। देखो 100 रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं काटा, लेकिन अगर किसी महीने में 100 रुपए से ज्यादा हो गया तो पूरे पे टीडीएस काट लिया, ये बोलना पड़ेगा कि पूरे पे टीडीएस काट लेंगे।
एंड गाइस अगर टीडीएस काटने के लिए पैसा ही नहीं बचा है आपके उस अकाउंट में, तो जो ड्रीम 11 वाला है ना, वो खुद की जेब से टीडीएस भरेगा आपका। द डिडक्टर अंडरटेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ड्रीम 11 paying the difference if the balance in the user account at the time of tax deduction is not sufficient to discharge the tax deduction liability calculated। जैसे मान लो इस महीने का आपका 100 रुपए से कम का विनिंग था, बट अगले महीने 200 हो गया, तो पूरा टीडीएस 300 पे काटना पड़ेगा। बट 300 पे काटने के लिए अगर उसके पास में टीडीएस काटने को आपके यूजर अकाउंट में बचा ही नहीं है, तो वो खुद की जेब से टीडीएस है वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। आपको ये वाला पॉइंट है वो आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि 100 रुपए से कम वाला जो अगर विनिंग है पूरे महीने में, तो उस पर टीडीएस नहीं काटेंगे तो भी चलेगा करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपकी कार वार खुल जाती है तो क्या उस पर भी टीडीएस कटेगा क्या? जैसे ये बंदा है चेतन कुंभार करके, ठीक है, चेतन कुंभार, ये ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल पे इसको महिंद्रा थार जीत गया। अब महिंद्रा थार जीत गया तो क्या इस पे भी टीडीएस काटना पड़ेगा? बिल्कुल काटना पड़ेगा। अभी इस पे टीडीएस कैसे काटोगे? इस पे वही वाली चीज कि इसको बोलेंगे कि बेटा तू है ना महिंद्रा थार की एफएमवी का 30% हमको लाके दे, और 30% हमको लाके दे तो हम तेरे को क्या करेंगे, ये महिंद्रा थार रिलीज करेंगे, अदरवाइज हम तेरे को महिंद्रा थार रिलीज नहीं करेंगे। सिंपल सा चीज है करके, ठीक है। तो देखो यहां क्या दे रखा है, पेमेंट इन। अब आप बोलोगे महिंद्रा थार तो वो यूजर अकाउंट में आएगी ही नहीं ना, क्योंकि आपके ड्रीम 11 अकाउंट में थोड़ी आएगी महिंद्रा थार। भाई एक बात बताओ, आपके महिंद्रा थार वो अकाउंट में थोड़ी आएगी, क्योंकि आपका ड्रीम 11 का अकाउंट है उसमें दिखेगी महिंद्रा थार जीत गए, ऐसा नहीं आएगा ना। अल्टीमेटली वो तो महिंद्रा थार बाहर दी जाएगी अलग से आपको। तो इस पे टीडीएस कैसे कटेगा? जैसा मैंने आपको पहले समझाया था बीएमडब्ल्यू वाला फंडा, वैसा ही रहेगा। ये माना जाएगा कि इतना आप जीत गए और इतना आपने पैसा विड्रॉ कर लिया। इसकी जो मार्केट वैल्यू रहेगी, इसका मार्केट वैल्यू फॉर एन एग्जांपल इस कार का मार्केट वैल्यू है वो 20 लाख है, तो ये माना जाएगा 20 लाख आप जीत गए और 20 लाख पे आपका टीडीएस आ जाएगा करके। तो देखिए क्या दे रखा है, पेमेंट इन कैश और काइंड, whenever there is a payment to the user in kind or cash or partly in kind and partly in cash and it is not from user account, ये यूजर अकाउंट से तो आ नहीं रहा है, ये तो अलग से आप कार जीत गए। The provision shall apply to calculate net winning by the deeming that the money equivalent to such payment has been deposited as a taxable deposit। मतलब टैक्सेबल डिपॉजिट क्या होता है, उस फंडे को आप छोड़ दीजिए, आप ये समझिए जितनी वैल्यू है ना उतना पैसा आपने विड्रॉ किया ऐसा माना जाएगा। उतना पैसा आपने विड्रॉ किया यूजर अकाउंट से और बेटा उतना आपका टीडीएस काटा जाएगा। एक एग्जांपल मैंने लिया, ये चेतन कुमार कुंभार है, इसने क्या किया, थार जीत गई महिंद्रा उसका माई 11 सर्कल से। इसका फेयर मार्केट वैल्यू मान लो 12 लाख है। इन दिस केस 12 लाख इज ट्रीटेड एज टैक्सेबल डिपॉजिट एंड सेम टाइम इट इज ट्रीटेड एज विड्रॉल। तो बेटा 12 लाख पे आपका 30% की रेट से टीडीएस आ जाएगा। एंड माई 11 सर्कल विल रिलीज द कार ओनली आफ्टर एंश्योरिंग दैट टैक्स ऑन सच विनिंग इज पेड टू द गवर्नमेंट। ये माना जाएगा कि टैक्स अगर गवर्नमेंट को पे हो गया उसके बाद ये विनिंग को रिलीज किया जाएगा, अदरवाइज रिलीज नहीं किया जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस सर, वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। ठीक है, डन। अब एक चीज समझना गाइस, हम लोग क्या करते हैं, ये मैंने आपको 3 सेक्शन पढ़ाई जो विनिंग वाली थी, तीनों में कॉमन क्या है, विनिंग है। तीनों में 194 बी है, मतलब बी, एक में बी मतलब बड़े लोग पैसा लगाते हैं लॉटरी पे, बहुत बड़े लोग हॉर्स रेसेस पे, बी है बड़ा एडिक्ट ऑनलाइन विनिंग। तीनों में रेट है 30% है, पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन। अब एक चीज समझना गाइस, मैं आपको ऐसे के ऐसे लाइन में 3 सेक्शन और पढ़ाता हूं और फिर मैं आपको दूंगा ब्रेक। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मैं आपको एक सेक्शन पढ़ा रहा हूं 194D, एक सेक्शन 194G और एक सेक्शन 194H। तीनों सेम सेम है इसलिए साथ में पढ़ा रहा हूं। 5 मिनट और कंसंट्रेट कर लो, फिर मैं आपको ब्रेक दे दूंगा। ठीक है, 194D, 194G एंड 194H। 194D होता है दैट इज कमीशन टू इंश्योरेंस एजेंट, या मैं बोल सकता हूं इंश्योरेंस एजेंट कमीशन, इंश्योरेंस एजेंट कमीशन। जी का मतलब होता है लॉटरी एजेंट कमीशन, लॉटरी एजेंट कमीशन। एंड एच का मतलब होता है जो भी बाकी कमीशन एंड ब्रोकरेज बचे वो सब आएंगे एच में, बाकी कमीशन ब्रोकरेज एच में, ऑल कमीशन एंड ब्रोकरेज अदर वाले एच में। डी का मतलब, डी का मतलब, डी का मतलब इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन। इंश्योरेंस एजेंट को एक बात बताओ, डी का मतलब
आप दलाल भी तो बोल सकते हो, इंश्योरेंस एजेंट है वो दलाल ही होता है करके, ठीक है। एग्जाम्पल है भाई, अगर मान लो किसी के घर वाले इंश्योरेंस एजेंट और बोले हमारे घर वालों को आप दलाल बोल रहे हो, एग्जाम्पल है। या फिर एक काम करो, तुम्हारे डी को ऐसे याद रख सकते हो कि तुम्हारी डेथ का इंतजाम करने वाला बंदा, तो तुम्हारी डेथ का इंतजाम कौन करता है? तो डेथ जो है, डी डी मतलब डेथ, तुम्हारी डेथ का इंतजाम करने वाला बंदा कौन होता है? LIC एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट। आपका इंश्योरेंस कराता है कि कल उठ के मरवर गए करके, ठीक है, तो आपको पैसा दिलाएगा। तो इंश्योरेंस एजेंट का जो कमीशन है उस पे 194 डी में TDS कटेगा। तो डी का मतलब, अब देखो डी का मतलब तुम्हारी डेथ का इंतजाम करने वाला बंदा, इंश्योरेंस एजेंट, डेथ का इंतजाम करने वाला बंदा। जी का मतलब होता है तुमको गैम्बलिंग सिखाने वाला बंदा, गैम्बलिंग सिखाने वाला बंदा, जो गैम्बलिंग सिखाता है ना, ऐसा अंदर बैठ गैम्बलिंग कर। आपने देखा होगा लॉटरी एजेंट जो होते हैं वो आपको गैम्बलिंग सिखाते हैं। एंड एच का मतलब होता है कि अगर कोई भी दूसरा कमीशन है या ब्रोकरेज है, जैसे आपने घर भाड़े पे लिया, हाउस भाड़े पे लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं, हाउस भाड़े पे लेते हैं तो ब्रोकरेज देते हैं, तो अदर कमीशन एंड ब्रोकरेज पे 194H लगेगा, ठीक है। अब एक चीज समझना गाइस, सर एक बात बताइए, इन तीनों सेक्शन में पेयर कौन होगा? इन तीनों सेक्शन में पेई कौन होगा? इन तीनों सेक्शन में रेट क्या है? और सर इन तीनों सेक्शन की लिमिट क्या है? तो समझना। हाँ देखो, सबसे पहली चीज पेयर कौन होगा, तो मैं बता दूं, पेयर इज अ एनी पर्सन। ये तीनों जो सेक्शन है, इन तीनों सेक्शन में पहले पेयर इज अ एनी पर्सन, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी पेयर इज अ एनी पर्सन, तीसरे वाले में एनी पर्सन। लेकिन गाइस ये 194H जो है ये तो हाईजैकर में आता है, तो इसमें बीबी सर की वाइफ को TDS नहीं काटना। बीबी सर की वाइफ है, वो कुछ नहीं करती है, 10-12 घंटे सोती रहती है, कोई बिजनेस नहीं, तो बीबी सर की वाइफ को TDS नहीं काटना H में। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हाईजैकर ऐसी 6 सेक्शन में पढ़ेंगे, हाईजैकर HIJACR। तो HIJACR में देखो ए पहले हो गया था, अब आ गया H करके, दैट इज द हाईजैकर। तो कमीशन ब्रोकरेज जो है, मेरी वाइफ किसी को, देखो लॉजिकली यार एक बात समझो, मेरी वाइफ ने किसी को ब्रोकरेज दे दिया, तो क्या मेरी वाइफ के लिए पॉसिबल है TDS काटना? नहीं। मेरी वाइफ ने अगर अभी घर भाड़े पे लिया, किसी को ब्रोकरेज दे दिया, TDS नहीं काटना। या मेरी वाइफ ने किसी को कमीशन दे दिया, ब्रोकरेज दे दिया, तो उसमें TDS नहीं काटना करके, ठीक है। अब एक बात समझना, पेई कौन होगा? तो मैं बता दूं, पेई में इसमें लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन, मींस कोई भी पर्सन को आप पेमेंट करोगे, तो इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन, लेकिन इसमें भी रेजिडेंट पर्सन ही होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन द एनी पर्सन। एंड लास्ट वाले में लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन, कि भाई आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो TDS काटना है। अब एक चीज समझना, इन तीनों ही सेक्शन में आपका TDS का रेट है वो 5% है। तीनों ही सेक्शन में TDS का रेट है वो 5% है, 5%। एंड तीनों ही सेक्शन में लिमिट है ना वो 15,000 की है, मींस 15,000 पर एनम से ज्यादा का आपने किसी को कमीशन ब्रोकरेज दिया ना, तो ही TDS काटना है। तो 3 सेक्शन एक साथ में पड़ी। 194D, डी का मतलब आपकी डेथ का तमाशा देखने वाला बंदा या डेथ का इंतजाम करने वाला बंदा। डेथ का तमाशा, आपकी डेथ पे तमाशा देखने वाला, ताली बजाने वाला बंदा कौन होता है? इंश्योरेंस एजेंट, उसका कमीशन। जी का मतलब आपको गैम्बलिंग सिखाने वाला बंदा, दैट इज लॉटरी एजेंट का कमीशन। और एच का मतलब होता है जो अदर कोई भी आप जैसे हाउस वगैरह भाड़े पे ले लिया और ब्रोकरेज कमीशन दे दिया, तो ब्रोकरेज या किसी को कमीशन देंगे तो उसका लाइक TDS 194H में आएगा। पेयर में आप याद रखिए एनी पर्सन, बट बेटा ये H जो है वो हाईजैकर में आता है, तो यहां पे बीबी सर की वाइफ मतलब इंडिविजुअल HUF को TDS नहीं काटना। बट इंडिविजुअल HUF का लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो इंडिविजुअल HUF को भी यहां पे TDS काटना पड़ेगा। पेई कौन होगा? रेजिडेंट पर्सन, एनी पर्सन, रेजिडेंट पर्सन। और TDS की रेट तीनों ही सेक्शन में 5% है और लिमिट तीनों ही सेक्शन में 15,000 की है, मींस 15,000 तक ही कमीशन है तो TDS नहीं काटना, 15,000 से ज्यादा है तो TDS काटना है। लेकिन गाइस इसमें कुछ अमेंडमेंट है। पहला अमेंडमेंट तो यह है कि ये एजेंट है ना, इंश्योरेंस एजेंट, अगर ये पेई जो है, पेई मतलब जिसको एजेंट जो है वो अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, तो बेटा ये TDS रेट 5% की जगह 10% हो जाएगा पहले वाले केस में। कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी पेई है, डोमेस्टिक कंपनी एग्जांपल के लिए policybazaar.com। एक बात बताओ, ये जो policybazaar.com है ये भी तो एजेंट ही है।
ये पॉलिसी बाजार .com जो है, ये पॉलिसी बाजार .com क्या है, एजेंट ही तो है। ये सबके इंश्योरेंस बेचता है और पॉलिसी बाजार .com एक इंडियन कंपनी है। तो पॉलिसी बाजार .com को ये जितनी भी कंपनियां हैं ये वाली जो LIC, HDFC, डिजिट इंश्योरेंस, ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये कमीशन देती होगी। तो ये पॉलिसी बाजार .com एक डोमेस्टिक कंपनी है, तो डोमेस्टिक कंपनी को अगर कमीशन दिया तो उस पर 10% की रेट से TDS काटना है। बट बाकी अगर मान लो आपके रिलेटिव जो LIC एजेंट वगैरह है उनको जो कमीशन मिलता है उस पर 5% की रेट से TDS कटेगा। अब गाइस एक और चीज समझना, ये 194G और H है ना, इसमें रेट 5% है, लेकिन बाबू इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट ये हुआ है कि ये 5% की रेट है, ये 1 अक्टूबर 2024 के बाद से ये रेट को घटा के हमारी निर्मला सीतारमण जी ने 2% कर दिया है। बोला इतना TDS नहीं काटना। तो बाबू यहां दो जगह कहां पे, एक तो 194G में और 194H में। 194G गैम्बलिंग वाला और गैम्बलिंग का एजेंट, और 194H जो है वो कमीशन ब्रोकरेज में। इसमें TDS की रेट है वो पहले 5% हुआ करती थी, 1 अक्टूबर 2024 से इसको 2% की रेट से कर दिया गया है। यहां पे TDS का रेट 2% कर दिया है। मैं बताऊंगा आगे जाके, मैं आपको लास्ट में एक टेबल बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कहां कहां चेंज हुआ है। कुछ जगह चेंज हुआ है जिसमें आधे साल अलग रेट है, आधे साल अलग रेट है। तो यहां पे आधे साल जो है वो 5% है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉटरी एजेंट का कमीशन या नॉर्मल कमीशन ब्रोकरेज अगर वो 1 अक्टूबर से पहले है तो 5%, उसके बाद है तो आपका 2% की रेट से TDS आएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, एक और चीज समझना, ये जो लास्ट वाला कमीशन और ब्रोकरेज है 194H, अब मैं जो बात कर रहा हूं 2 मिनट, वो मैं सिर्फ इससे रिलेटेड बात कर रहा हूं, 194H से रिलेटेड। अब गाइस एक चीज ध्यान रखना आप लोग, एक तो है ना, आपको पता है पहले ये STD PCO हुआ करते थे। STD PCO आजकल तो नहीं होते हैं, बट बहुत पहले अगर आप छोटे रहेंगे, एकदम नन्हे मुन्ने बालक थे, तब आपने देखे होंगे ये STD PCO हुआ करते थे। STD PCO ISD ऐसा करके हुआ करते थे। आपने देखे होंगे ऐसे फोटोज वगैरह, आपने गांवों में देखे होंगे, ये STD PCOs के पीले पीले कलर के बॉक्स होते थे। अब ये लोग है ना, ये BSNL का कनेक्शन चलाते थे और BSNL और MTNL है वो इनको क्या करते थी, कमीशन देती थी। तो जो BSNL है, BSNL एंड गाइस MTNL, ये लोग जो है ये इनको कमीशन देते थे, किसको पता है, STD PCO वालों को, जिसको आप पब्लिक कॉल ऑफिस बोल सकते हैं। तो इस पे TDS नहीं आएगा, उसमें मना किया था, इस पे TDS नहीं काटना। उसके साथ साथ गाइज एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कमीशन है, कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कमीशन है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कमीशन है, जैसे शेयर्स का कमीशन है, अंडरराइटर कमीशन है, तो उस पे TDS नहीं आएगा, नो TDS। उस पे TDS है वो आपका नहीं आएगा। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कमीशन है जिसको अपन शेयर का कमीशन बोल सकते हैं, अंडरराइटर कमीशन बोल सकते हैं, ब्रोकरेज का कमीशन बोल सकते हैं, ब्रोकरेज वगैरह बोल सकते हैं। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज है उस पे TDS नहीं आएगा। तो जैसे मान लो ज़ेरोधा के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो और वो ब्रोकरेज लगाते हैं, उस पे TDS नहीं आएगा। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कमीशन ब्रोकरेज पे TDS नहीं आएगा। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 3 सेक्शन। वापस से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। 194D आपकी मौत का तमाशा देखने वाला दलाल, इंश्योरेंस एजेंट, आपकी मौत का, आपका डेथ का जो तमाशा देखने वाला बंदा है, इंश्योरेंस एजेंट 194D। 194G गैम्बलिंग सिखाने वाला, लॉटरी एजेंट। और अगर आप हाउस वगैरह भाड़े पे लेते हो तो आपको ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है, ब्रोकरेज देते हो, कमीशन देते हो, 194H। पेयर में एनी पर्सन, लेकिन H में बीबी सर की वाइफ को TDS नहीं काटना। उसके बाद में पेई में रेजिडेंट पर्सन, एक बीच में अदर एनी पर्सन है, बाकी सब जगह रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या है, देखो पहली वाली सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं है, रेट 5% है, और उल्टा डोमेस्टिक कंपनी अगर एजेंट है तो 10% TDS का रेट है। बाकी 2 सेक्शन में रेट पहले 5% थी, 1 अक्टूबर 2024 से ये TDS का रेट 2% हो गया है। एंड गाइस लिमिट जो है वो आपका 15,000 से ज्यादा का है तो ही TDS कटेगा, अदरवाइज आपका TDS नहीं कटेगा। तो अभी तक अगर मैं आपको बताऊं कि मैं TDS की कितनी सेक्शन कंप्लीट कर चुका हूं, तो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं अभी तक TDS की 192 सैलरी वाला था, 192 EPF वाला था, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वाला था, 194 डिविडेंड वाला था, ये कल पढ़ा था।
आज अपन ने 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194B बड़े लोग लॉटरी पे पैसा लगाते हैं, 194B दैट इज बड़ा एडिक्ट आदमी जो है, वो बड़ा एडिक्ट आदमी किसमें पैसा लगाता है? ऑनलाइन गेमिंग पे। 194BB बहुत बड़े लोग हॉर्स रेसेस पे पैसा लगाते हैं, विनिंग। उसके बाद 194D दलाल, इंश्योरेंस एजेंट करके, ठीक है, आपकी मौत का तमाशा देखने वाला बंदा, 194D। उसके बाद 194G गैम्बलिंग सिखाने वाला एजेंट। उसके बाद 194H दैट इज अदर, आपका कमीशन एंड ब्रोकरेज वाला। तो अपन ने अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सेक्शन है वो अपन ने कंप्लीट कर दी है। अब अपन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद में मैं आपको टीडीएस पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट पे, कि कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस कैसे कटता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला है वो अपन ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। तो चलिए अब आप ले लीजिए 10 मिनट का ब्रेक और 10 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। और 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम जो कंटिन्यू करेंगे वो सेक्शन 194C करेंगे। 194C दैट इज टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे टीडीएस कैसे आएगा, ठीक है। चलिए ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक।